हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं और अंतिम चरण में हम लोग गांधी आंदोलन यानी गांधी युग की बात कर रहे हैं। इस गांधी युग में मैंने आपको पिछले वीडियो में दांडी मार्च की बात की थी, लाहौर अधिवेशन की बात की थी। ठीक है दोस्तों, और इसी दांडी मार्च में जब गांधी जी ने आंदोलन किया था, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, उसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, जिसको उन्होंने बीच में ही रोक करके लंदन भी जाने का निर्णय लिया और वहाँ गए भी थे। जब वापस आए गांधी इरविन समझौता हुआ और उसी गांधी इरविन समझौते के बाद आगे की स्टडी आज हम लोगों को करना है। दोस्तों आज हमें करना है कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अभी तक जो चैनल से नहीं जुड़े हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से ही जो एक करंट अफेयर में दे रहा हूँ, डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है, उसके बारे में भी कोई भी प्रतिक्रिया आप देने में सक्षम हैं, दे सकते हैं। बहुत ही जल्द उसका मैं वीडियो भी बनाने को तैयार हो जाऊंगा और उसके बाद आपको मैं अच्छी तरह से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कराची अधिवेशन। गांधी युग में कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था। दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, उसमें हमने यही डिसीजन लिया था कि आज से हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और पूर्ण स्वराज हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद दोस्तों 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। मार्च 1931 में अधिवेशन हुई। कांग्रेस का यह अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ, जहां पंजाब नौजवान सभा यानी वही वो संगठन था, वही वो सभा थी जिससे जुड़े हुए थे भगत सिंह। और भगत सिंह को आपको पता है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी सुखदेव और राजगुरु के साथ। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ ये संगठन था जिसका नाम था पंजाब नौजवान सभा के नेतृत्व में युवाओं ने गांधी जी को काला झंडा दिखलाया। कहाँ पे? तो कराची में, जो 1931 का अधिवेशन हुआ था। मुख्य बातें उस अधिवेशन की दोस्तों ये थी कि इस अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसमें कहा गया था कि गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव की स्वीकार भी किया गया। इस प्रस्ताव का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था तथा आर्थिक अधिकारों संबंधित आर्थिक मांगों का प्रस्ताव भी यहीं पर पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला ये था, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि इसमें पहला बात ये कही गई थी कि जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। और उसमें ये कहा गया था कि गांधी इरविन में कि अगला जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में होगा उसमें गांधी जी जाएंगे, तो वहां जाने को भी स्वीकार कर लिया गया। फिर इसी में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक से कुछ चीजों को भी स्वीकार की गई थी और आर्थिक मांगों की बात भी की गई थी। दोस्तों दूसरा कह रहा है कि उपरोक्त मौलिक तथा आर्थिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव के कारण कराची प्रस्ताव को कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें पारित हुई थी। एक तरफ जहां मौलिक अधिकार की बात की गई थी, वहीं कर्तव्य की भी बात यहाँ पर की गई थी। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें थी वो इसी अधिवेशन में यही था कि यहीं पर गांधी जी ने पहली बार क्या किया था कि एक शब्द कही थी। कराची सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इसका दोस्तों तात्पर्य यह था कि गांधी जी का लोगों ने वहां पे विरोध किया था, किस लिए कि वो भगत सिंह को बचा नहीं पाए थे। लेकिन गांधीवाद जो थे वो गांधी जी गांधीवाद के सिद्धांतों को चलते थे
और चूंकि भगत सिंह ने मर्डर की थी, हत्या की थी, इसलिए वो बचाने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधी की जो विचारधारा है वो कभी नहीं मर सकती है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये सम्मेलन समाप्त हो जाता है और गांधी जी लंदन जाने को तैयार हो जाते हैं। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है वहां पे गांधी जी जाने को तैयार हो जाते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में राजपूताना नामक जहाज, याद रखना दोस्तों कई बार ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि राजपूताना नामक जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्यता, जो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सरोजिनी नायडू, भी इनके साथ गई। गांधी जी के साथ शामिल अन्य लोगों में महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल और मीराबेन भी शामिल थी। सारे लोग गए थे, लेकिन नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। इस सम्मेलन में कुल 31 सदस्य शामिल हुए थे। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे से समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टे पे नहीं लगा रखा है। मतलब कहने का उद्देश्य ये था गांधी जी का कि जो गांधी जी दिसंबर में गए थे वहां पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन गोलमेज सम्मेलन का ना कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। जब कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला तो गांधी जी खाली हाथ गए और खाली हाथ ही वापस आ गए। यानी अपने देश के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, यही उनका कहने का उद्देश्य था। पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर जरूर वहां पे गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे और भी कुछ लोग थे, और यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर गए थे। यानी कहा जाए आपसे कि द्वितीय गोल कांग्रेस कब भाग लिया था गांधी जी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो अक्सर सवाल पूछाता है, और एक सवाल पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जिसमें 1930, 31 और 32 में सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मॉरेंस ने गांधी जी के बारे में कहा था कि अर्ध नंगा फकीर कह करके बुलाया था। या दोस्तों याद रखना ये बात एक कि गांधी जी को किसने अर्ध नंगा फकीर कहकर संबोधित किया था? तब फ्रैंक मॉरेंस था जिसने अर्ध नंगा फकीर भी कहा था। ऐसे चर्चिल के बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी कहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य ही अपने आप में अनोखा तथा दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। जब गांधी जी वहां जा रहे थे तो आपको पता ही है, गांधी जी एक लाठी लेकर चलते थे और इस समय उन्होंने सूती वस्त्र का ही धारण कर रखा था। आधा पहनते थे शरीर में और आधा शरीर पर लपेट लेते थे। वही दृश्य जहाँ पे सभी लोग सूट बूट में तैयार थे, वहां पे गांधी जी का ये दृश्य निश्चित तौर पे क्या था? एक शोचनीय और दयनीय स्थिति वाला था। अब उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है, गांधी जी चले आते हैं, तब वहां से सांप्रदायिक पंचाट आता है, जिसको हम लोग एक तरह से कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं दोस्तों। 1932 में आया था, ये बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया, जो अंग्रेजों की फूट टालो और राज करो की नीति का ही हिस्सा था। अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी और 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम लीग, सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए जिस पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, उसे सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा हिंदू समाज के दलितों में भी प्रदान कर दिया गया। इस बात से गांधी जी दोस्तों काफी नाराज थे, काफी खुश दुखी थे। इसी बात को लेकर गांधी जी अनशन पे भी बैठे हुए थे और अंबेडकर साहब को क्या चाहिए था? ये चाहिए ही चाहिए था। इसी बात को लेकर के नाराजगी थी। तब जाकर के अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में महात्मा गांधी, जो उस समय पूना यरवदा जेल में कैद थे, सत्याग्रह करना आरंभ किया था। अपनी मांग मनवाने के लिए महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 से ही आमरण अनशन पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी के अनशन की स्थिति में मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद,
शिवराज गोपालचारी और पुरुषोत्तम दास टंडन की मध्यस्थता से 26 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिस पर सुकर्णों की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर अब पूछा जाए कि किनके बीच हुआ था पूना समझौता, तो आप बताइएगा पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। यरवदा जेल में ही कारावास के दौरान महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ का गठन किया। कालांतर में इसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। अब आता है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। इस सम्मेलन में मात्र 46, दूसरे में 32 गए थे, 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर शामिल हुए। सरकार का जिससे विरोध की संभावना थी, उन्हें इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, यानी गांधी जी को। 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी विशेष उपलब्धि के सम्मेलन समाप्त हो गया। बाद में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति का गठन हुआ। इसी समिति ने रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 1934 में ब्रिटिश संसद में भारत शासन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे 30 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। और यही विधेयक आगे चल करके दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। यानी जो भी आपका नेहरू रिपोर्ट, सॉरी दोस्तों, जो पीछे से जो आ रहा था, यानी जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, वो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय, सबको मिला करके एक संवैधानिक डेवलपमेंट बनाया गया। और उसी के आधार पर भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। और उसी के आधार पर भारत में 1937 में चुनाव करने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1937 में चुनाव हुआ। 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, देखो दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करना। टोटल उस समय 11 प्रांतों में हमारा चुनाव हुआ था, जिसमें से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस को प्राप्त हुई। यानी 5 प्रांतों यानी मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मुंबई में भी कांग्रेस को लगभग बहुमत मिल चुकी थी, प्राप्त हुआ। मुंबई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। यहाँ इन्हें सबसे बड़े दल होने का लाभ भी प्राप्त हुआ। यानी टोटल 11 प्रांतों में से दोस्तों 5 में तो पूर्ण बहुमत मिली, 1 में बड़े सरकार के रूप में आई। ठीक है, 6 हो गया। और बाकी 2 जगहों पे मिलकर के इन्होंने 3 जगहों पे सरकार बनाई मिल करके। बाकी 2 जगह पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बंगाल, पंजाब, सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ 3 जगहों पर दोस्तों। 5 जगह पे पूर्ण बहुमत, 1 पे बड़े दल के रूप में, 6 हो गया। 2 जगह पे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। 8 जगह पे कांग्रेस ने सरकार बनाई। बाकी 3 जगह पे सरकार किसने बनाया? गैर कांग्रेस का सरकार बना, यानी मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार का गठन हुआ। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान ने, सिंध में कांग्रेस और गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला खान ने तथा असम में कांग्रेस तथा गोपीनाथ बरदोलोई के मंत्रिमंडल का समर्थन किया। और इस प्रकार से दोस्तों सरकार चली। अब इस प्रकार से दोस्तों जो ये सरकार का गठन हुआ, ये सरकार आगे चलना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर इस समय दोस्त कहाँ प्रांत के कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखिएगा दोस्तों। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा थे, मद्रास में सी राजगोपालचारी थे, उड़ीसा में विश्वनाथ दत्त थे, मध्य प्रांत में NB खर्रे थे, मुंबई में BG खेर थे, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत थे, असम में मोहम्मद सादुल्ला, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान साहब, बंगाल में फजलुल हक, पंजाब में सर सिकंदर हयात खान और सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, इन लोगों के प्रधानमंत्री को नियुक्ति की गई। उस समय प्रांतों में ही प्रधानमंत्री हुआ करता था दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पर रोकेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं, इसके आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि आपने देखा कि सरकार का तो गठन हो गया, लेकिन इसी बीच अब क्या हुआ, कुछ तकनीकी चीज़ें होगी, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी।
1939 में सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, जो 1945 तक चला था, और उसमें उस वक्त हमारे भारत का लिनलिथगो वायसराय होगा, जो भारत से बिना पूछे यानी कांग्रेस से बिना पूछे ही कांग्रेस को क्या करेगा, सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल होगा करेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो सरकार हमारा गठित हुई थी 28 महीने मात्र सरकार चलेगी। 28 महीने मतलब 2 साल कुछ महीने सरकार चली थी, और उसके बाद से सरकार को इस्तीफा दे दिया गया था, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से कई सारे चेंजिंग भी आए। गांधी जी इस बीच में अभी दिखाई नहीं दे रहे थे, गांधी जी इसके बाद आ जाएंगे। 1940 की जो कहानी होगी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, उसको आप देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही आज हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, जो लोग भी चैनल को बाद में जुड़े हुए हैं, चैनल के पास आए हुए हैं, वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आप लोगों को, पहला मेरा टारगेट था कि मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए पीडीएफ बनाऊं, और पीडीएफ बना करके मैं आपको करूं। उस काम में हम पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, जो हमें सफलता मिल गई। दोनों काम हमारा सफलतापूर्वक होना सफल हो गया। एक तरफ जहां मैं आप लोगों को दोस्तों करंट अफेयर लाने का प्रयास कर रहा था कि आपको 10-20 करंट अफेयर डेली हम दे दें, उसमें भी हमें सफलता हासिल मिली हुई है। और दूसरी तरफ हम जो आपको पीडीएफ बना रहे थे, उसमें उतनी क्वालिटी और उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहा था, जो दूसरे में हम सफल हो गए हैं। हमारी टीम काम कर रही है, इसके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को निश्चित तौर पे आधुनिक भारत समाप्त करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आधुनिक भारत के, उसको हम ऑनलाइन जल्दी शुरू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।